5 वेरी गुड मॉर्निंग। तो अपना जो चल रहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन रिवीजन, बस 7 आवर्स कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स। विद इन 7 आवर्स आपको 7 घंटे में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। उसका आज का टॉपिक आपका गवर्नमेंट बजट। दिस चैप्टर इज ऑफ 6 मार्क्स। एग्जाम के अंदर बेटा आपको अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं? अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन, मे बी 7 मे बी 6 और मे बी 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ओके, एंड 6 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट। एंड वेरी सिंपल चैप्टर, 1 आवर टू 1.5 आवर, 1 सवा घंटे के अंदर या घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और बहुत ही इजी चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। जो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, जहां से क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक कर पाए। पहली बात है गवर्नमेंट बजट। होता क्या है साहब गवर्नमेंट बजट? क्यों देते हैं गवर्नमेंट बजट? कौन देता है गवर्नमेंट बजट? और क्या क्या बताया जाता है गवर्नमेंट बजट में? ये 4 चीजों को हमको फोकस करना है। ओके, पहली बात तो गवर्नमेंट बजट देते ही क्यों है? ऐसा क्या काम है जो गवर्नमेंट बजट देते हैं? तो कानून, लीगल की रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है, उसका आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल एक बजट देना है। किसको देना है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी किसके ऊपर है? आर्टिकल 112। सेंट्रल मतलब देश की गवर्नमेंट। अब देश की गवर्नमेंट बजट देगी तो पूरी कंट्री का एज अ होल बजट होगा। कैसा बजट होगा बेटा? होल बजट होगा। तो जो कंट्री का जो बजट होता है, नेशन का जो बजट होता है, वो कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमेशा ही फाइनेंस मिनिस्टर बजट को देता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर आर्टिकल 112 की रिक्वायरमेंट की वजह से बजट को पेश करता है। ओके, तो साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का तो समझ में आ गया। अब सेंट्रल ने दे दिया एक बजट, फिर सारे स्टेट जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वो सारे स्टेट क्या करेंगे? तो सारे स्टेट क्या करेंगे? अपना अपना बजट देंगे। वो क्यों रिक्वायरमेंट है? तो साहब उसके लिए रिक्वायरमेंट का रीजन है आर्टिकल 202 एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गिव एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट किसको देना है? ये देना स्टेट गवर्नमेंट को। किसको देना है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो हर साल स्टेट गवर्नमेंट को एक एनुअल बजट पेश करना है। आर्टिकल 202 ये एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल कौन सा है? 112, 112, 1 और 1 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, 202, 202 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहले 112 पहले आता है, तो पहला हो गया सेंट्रल, दूसरा हो गया स्टेट। याद आ जाएगा? तो ये लीगल रिक्वायरमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है, उसके अंदर लिखा है कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हर साल बजट पेश करना, और उसके अपने अपने आर्टिकल है। सेकंड, होता क्या है गवर्नमेंट बजट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? तो बेटा गवर्नमेंट बजट सिंपल सा है कि बजट क्या होता है? बजट इज अ स्टेटमेंट। बजट इज अ स्टेटमेंट जहां पे हम सारे न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? सारे न्यूमेरिकल स्टैटिकल डाटा को प्रेजेंट करते हैं। जो स्टैट्स आप 11 में पढ़ के आते हो, उसी का स्टैटिकल डाटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी हमारे जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी, वो हमारे हर साल, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो है, तो वो क्या करेंगे? हर साल एक बजट देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे। जो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होगा कि पास्ट 1 ईयर के अंदर क्या हमारा सक्सेस है और क्या हमारा फेलियर है। पास्ट 1 ईयर के अंदर क्या बेटा, क्या हमारा सक्सेस है और क्या हमारा फेलियर है। और बजट कब देते हैं? ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक, 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास बजट को पेश किया जाता है। और फरवरी लास्ट वीक इज वेल नोन फॉर अ बजट वीक जाना जाता है जिसको। तो लास्ट 1 ईयर की क्या परफॉर्मेंस है वो, और आने वाले 1 ईयर के अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, क्या पॉलिसीज लेके आएंगे, क्या प्रोग्राम्स लेके आने वाले, न्यू लॉन्चेस करने वाले, वो सब हम किसके अंदर देते हैं? बजट में। मतलब हर साल 28 फरवरी को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब आएंगे या विशेष फाइनेंस मिनिस्टर जो भी आएंगे, और वो क्या करेंगे? बजट को पेश करेंगे। उसमें ये बताएंगे कि पिछले 1 अप्रैल से लेकर आज तक 28 फरवरी तक हमने क्या हासिल किया और क्या फेलियर रहे, सक्सेस एंड फेलियर बोथ, and how to achieve the next success or how to achieve growth and what the policy and program to be adopted in the future is to be discussed। तो हर साल बजट के अंदर पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के लिए बताया जाता है। बजट जो आता है, उस बजट का उद्देश्य क्या है? व्हाई द बजट इश्यूज? भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बजट है, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ने बोल दिया हम उसका एग्जाम लेंगे, तो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट इसलिए आप एग्जाम दे रहे हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। मीनिंग हर साल स्टूडेंट एग्जाम देता है, उसमें क्या वो पहले जो पढ़ा वो और जो और सीखा है उसने ट्यूशन वगैरह जहां पे भी जा जाके स्कूल वगैरह जहां सीखा है उसकी परफॉर्मेंस देगा। उसके साथ साथ एग्जाम क्यों लेते हैं? एग्जाम इसलिए लेते हैं हमको पता चले भाई कौन से बच्चे का कैलिबर कितना है, कौन से बच्चे का पोटेंशियल कितना है, और उसके हिसाब से उनको क्या किया जा सके? डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बाइफरकेट किया जा सके। सेम विद हियर ऑब्जेक्टिव्स है। गवर्नमेंट के बजट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया वो कंट्री है
जहां पे अनइक्वलिटी की बहुत ज्यादा है, मतलब इक्वलिटी ऑफ इनकम नहीं है, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। तो जो अमीर लोगों से हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया, हम बजट के अंदर पढ़ेंगे हमारे रिसिप्ट कहां से होती है, एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं। तो हमारा जो टैक्सेशन है इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स है हमारा, जो इनकम टैक्स है वो कैसा टैक्स है बेटा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि जो रिच आदमी है वो ज्यादा टैक्स भरेगा और जो पुअर आदमी है वो कम टैक्स भरेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर लोगों से या जो रिच लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे टैक्स को कलेक्ट कर लेगी और फिर उसी इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसमें करेगी रीडिस्ट्रीब्यूट? जो पुअर लोग हैं, जो बीपीएल फैमिली वाले हैं या ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बेसिक चीजें, उनको क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और मनी को अलोकेट कर देगी। रिच लोगों से आ गया और इतना बीपीएल के लिए, जैसे अभी मैं बात करूं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे अभी चल रहा है इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में 10 रुपए के अंदर खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है बहुत सस्ते कॉस्ट। ये 8 रुपए में खाना कहां से आता है, फूड कहां से दिया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम, मतलब जो रिच लोग हैं उनका जो पैसा है उनको यूज किया जाता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सब्सिडी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट छूट देना, रिडक्शंस देना, वो सब कहां से आता है, इस ऑब्जेक्टिव से आता है। सेकंड, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनकम, अब सिर्फ पैसे से तो काम होगा नहीं, पैसे के साथ साथ क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जैसे लैंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मशीनरी हो गई, मेडिकल सुविधा हो गई। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो अभी हमारे पास सारे मेन रिसोर्सेज, जीने के लिए रिसोर्सेज है, वो रिच आदमी तो अपने आप अफोर्ड कर लेता है, लेकिन पुअर आदमी क्या है, वो रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसकी वजह से गवर्नमेंट बजट के अंदर ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोविजन बनाए जाते हैं कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या जो अभी स्ट्रगलिंग सेक्टर ऑफ सोसाइटी है उनको क्या मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाए, उनको संसाधन मिल जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ऐसे नहीं होनी चाहिए कि लिमिटेड 15-20% लोगों के पास ही पैसा है, बाकी सबके पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, डिफ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज वर्क नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है जिसके अंदर सारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कितना हमको गैस, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना है, कितना हमको गैस के लिए सपोर्ट करना है, कितना हमको इलेक्ट्रिसिटी वाटर वहां पे देना है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हो गया इकोनॉमिक मतलब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस, मॉनेटरी कंडीशंस। स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा है या ऐसा भी नहीं हो कि डिफ्लेशन भी ज्यादा है। तो दोनों ही चीजों को कंट्रोल कौन कर सकता है, हमारा गवर्नमेंट बजट। मतलब जो बजट देते हैं उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं कि सारी की सारी चीजें क्या हो जाए, कंसीडर हो जाए हमारी। अगला, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज, एलआईसी, पीएसयू सेक्टर्स, ओएनजीसी, बेल, नवरत्न कंपनियां, कोल इंडिया, महारत्न कंपनियां, जितनी भी कंपनीज है उन सब, मतलब पीएसयू का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है बेटा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलो, उनका प्रॉफिट किसका होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। तो उनको कंट्रोल भी कौन करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए जैसे ओएनजीसी है, बेल है, सेल है, ये सारी कंपनियों को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट अपनी बॉडी से या अपने ऑफिसर्स के द्वारा उनका हेड कंट्रोल करवाती है। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जनरली कौन कंट्रोल करता है, एक्स-आईएएस, एक्स-आरएस, कोई बड़ा चेयरपर्सन, जो मतलब उनका बोर्ड का पार्ट होता है, मतलब पॉलिटिकली पार्ट नहीं, जो एजुकेटेड लेवल का पार्ट होता है, वो कौन करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सारी कंट्रोल करने के लिए कौन है, गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन देती है। क्योंकि अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस को कंट्रोल ढंग से नहीं करोगे तो मतलब पब्लिक एंटरप्राइज का काम ही क्या है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो भी हमारी चीजें रिक्वायरमेंट है, थिंग्स है, उन कमोडिटीज है, उनको सही रेट पे पब्लिक को प्रोवाइड करना। अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उनको कंट्रोल अच्छा ढंग से नहीं किया जा रहा, तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, आइडल हो जाएंगे या प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, खुद के लेवल पे कंट्रोल कराती है पब्लिक एंटरप्राइज को, जहां पे क्या हो, बेनिफिट हो। पब्लिक एंटरप्राइज का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ओएनजीसी, बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल को भी किसका कॉन्ट्रैक्ट दिया रिसेंटली हमने, बेल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया अभी। ओएनजीसी हो गया, बेल हो गया, सेल हो गया, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन किसकी आती है, पब्लिक सेक्टर की आती है, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, जो भी है इनके अंदर पार्ट होता है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट बजट का बेसिक पार्ट मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, मीनिंग्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो बजट बेसिकली गवर्नमेंट बजट बताता क्या आपको, गवर्नमेंट बजट कहां से रिसिप्ट आएगी या आई है, गवर्नमेंट बजट हमारी रिसिप्ट क्या रहेगी, इनकम कहां पे आएगी हमारी, और हम एक्सपेंडिचर कहां पे करने वाले हैं, रिसिप्ट कहां से आएगी और खर्चा कहां पे करना है। मतलब हमारी जो कंट्री का जो डेवलपमेंट होना है, उस डेवलपमेंट के लिए हम कहाँ खर्चा करने वाले हैं, कहाँ रोड्स बनाने वाले हैं, कहाँ ब्रिज बनाने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ खुल रही है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है, जो हमारे अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी कितनी जाएगी या कितनी सब्सिडी देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना काम होगा, कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन होंगे, कहाँ पे अदर एक्टिविटीज की जाएगी जो कि बेनिफिट हो पब्लिक के लिए।
तो सारी एक्टिविटीज में रिसिप्ट कहां से आएगी और एक्सपेंडिचर, रिसीट्स में जैसे टैक्सेशन कितना आएगा, फाइन्स कितनी आएगी, पेनल्टीज कितनी आएगी, एक्सपेंडिचर कहां हो गया, उन सब का ब्यौरा, मतलब उन सब का कंप्लीट डिटेल पार्ट किसके अंदर दिया जाता है, गवर्नमेंट बजट के अंदर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली फरवरी एंड के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है, सेंट्रल बजट की बात कर रहा हूं मैं, और उस बजट के अंदर क्या बताता है वो कि कहां कहां से रिसिप्ट आएगी और कहां कहां पे एक्सपेंडिचर होंगे। तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वाइज जो हमने सोचा है कितना अचीव कर लिया और कितना फेलियर है, और फ्यूचर में कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, समझ में आ गई चीज आपको। दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो क्वेश्चन एक तो ये आर्टिकल की रिक्वायरमेंट का बन सकता है, एक कौन देता है गवर्नमेंट बजट वो बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के उसमें से दिया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम 7 आवर्स के अंदर कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपका पेपर पैटर्न पता है ना बेटा आपको, 50 क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, उस 50 में से अटेंड आपको टोटल एग्जाम के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अटेंड आपको 50 करना है, और 50 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं बेटा, 40 मार्क्स है। तो जो ये 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें से अप्रोक्स 30 मैक्रो के रहेंगे और 30 हमारे डेवलपमेंट पार्ट के रहेंगे, बिकॉज दोनों का इक्वल मार्क्स ही है अप्रोक्स, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप ये 7 आवर्स अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर पाएंगे, और 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया 24 मार्क्स। तो इट्स अ वेरी 40 में से चॉइस 60% मार्क्स, सिर्फ 7-8 घंटे ढंग से पढ़े नहीं और 24 मार्क्स आपने स्कोर किया नहीं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अ फास्ट ट्रैक कोर्स।